हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस इज सी प्रियंका एंड डेबिट गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम टॉपिक देखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। इस टॉपिक को हम सिर्फ एमसीक्यूज ओरिएंटेड वे में ही स्टडी करेंगे क्योंकि इसमें स्टडी करने के लिए बहुत डेप्थ में भी है। बट आपके एमसीक्यूज एग्जाम में हम सिर्फ जितना आपके एमसीक्यूज ओरिएंटेड क्वेश्चन जितना एमसीक्यूज ओरिएंटेड कंसेप्ट है हम उतना ही स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, हम पहले ये फ्लो चार्ट स्टडी कर लेते हैं। गुड्स जब कंजाइंड होते हैं, अब कंजाइंड मतलब क्या वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। तो एक कंजाइनर होता है और एक पार्टी कंजाइनी होती है। ठीक है, दो पार्टीज होती है, एक कंजाइनर और एक होती है कंजाइनी। ठीक है, कंजाइनी जो कंजाइनर को अकाउंट सेल्स करती है, ठीक है, उसमें क्या रहते हैं, डिटेल्स ऑफ सेल्स मेड बाय द कंजाइनी। कंजाइनी ने कितना सेल की है वो कंजाइनी कंजाइनर को अकाउंट्स प्रोवाइड करती है। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द कंजाइनर, कंजाइनर की बिहाफ पे कंजाइनी ने कौन से खर्चे इनकर किए हैं, कौन से एक्सपेंसेस इनकर किए हैं और कितना कमीशन उसने अर्न किया है। और अनसोल्ड इन्वेंट्री जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना कंजाइनी के पास अभी तक पेंडिंग है। एडवांस पेमेंट और सिक्योरिटी डिपॉजिट, को एडवांस पेमेंट दिया है या सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया है तो वो अकाउंट्स का अकाउंट्स की पूरी इंफॉर्मेशन वो कंजाइनी को बताती है। बैलेंस ड्यू और रेमिटेड। अब देखते हैं हम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइन करना मतलब क्या, सेंड करना। ठीक है, कोई भी चीज को सेंड करना उसे कहते हैं कंसाइन करना। अब अकाउंटिंग के लैंग्वेज में कंसाइनमेंट अकाउंट का क्या मतलब है, कोई भी अकाउंट्स जो उस सिचुएशन में डील करते हैं जिसमें एक पर्सन होता है वो दूसरे पर्सन को गुड्स सेंड करता है। ठीक है, किस बेसिस पे कि गुड्स जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को सेंड कर रहा है वो दूसरे पर्सन पहले पर्सन के बिहाफ पे वो उस गुड्स को सेल करेगा। ठीक है, और रिस्क किसकी रहेंगी, कंजाइनर की रिस्क रहेंगी। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें ध्यान में रखना है कि पार्टी जो गुड्स सेंड करती है उसे क्या कहते हैं, कंजाइनर, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, और जिस पार्टी को गुड्स सेंड किए गए हैं उसे कहते हैं कंजाइनी, और कंजाइनी होता है एजेंट। एमसीक्यूज ओरिएंटेड है ये, आपको एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। अब जो गुड्स की ओनरशिप रहती है, ठीक है, जो गुड्स की ओनरशिप रहती है वो किसके पास रहती है, कंजाइनर के पास। ठीक है, एजेंट या फिर कंजाइनी ओनर नहीं बन सकता भले ही गुड्स का पोजेशन उसके पास हो। अगर गुड्स सेल होते हैं तो जो बायर है, ठीक है, जिसको भी गुड्स सेल किए वो ओनर बनेगा, मतलब एजेंट कभी भी ओनर नहीं बनेगा। एमसीक्यूज ओरिएंटेड पार्ट है ये। द कंजाइनर डज नॉट सेंड एन इनवॉइस टू द कंजाइनी, ये इनवॉइस सेंड नहीं करता है, ये प्रोफॉर्मा इनवॉइस सेंड करता है। ठीक है, आपको एमसीक्यूज में आ सकता है प्रोफॉर्मा इनवॉइस सेंड करता है, जब वो एक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, इनवॉइस जैसी रहता है लेकिन इनवॉइस नहीं होता है, इनवॉइस के जैसे वो दिखता है बस। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोफॉर्मा इनवॉइस इज ओनली टू कन्वे इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना किसको, कंजाइनी को, किसके रिगार्डिंग, जितने भी उसने गुड्स कंसाइनी को दिए हैं। ठीक है, जितने भी उसने गुड्स कंसाइनी को सेंड किए हैं उसके रिगार्डिंग वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अब यूजुअली क्या होता है, कंसाइनी क्या करता है, रिकवर करता है। ठीक है, सारे एक्सपेंसेस कंसाइनर से जो भी कंसाइनी ने इनकर किए। क्यों रिकवर करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली गुड्स किसके हैं, कंसाइनर के। कंसाइनी सिर्फ एक एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, कंसाइनी सिर्फ एक एजेंट का काम कर रहा है, तो ये दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ। तो अगर जो भी एक्सपेंसेस हुए वो कंसाइनर से रिकवर करेगा, वो उससे रिम्बर्स करेगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूजुअल फॉर द कंजाइनी टू गिव एन एडवांस टू द कंजाइनर इन द फॉर्म ऑफ कैश और बिल। कंजाइनी कंजाइनर को एडवांस में भी दे सकता है, कैश, ठीक है, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज। और वो किसके अगेंस्ट एडजस्ट होता है, सेल प्रोसीड्स ऑफ गुड्स, जो अगर गुड्स सेल हुए उसके अगेंस्ट जो अगर पैसे मिलते हैं, ठीक है, रिसीट होती है उसके अगेंस्ट वो एडवांस एडजस्ट होता है, मतलब हम उसको एडवांस को डिडक्ट करेंगे। उसके वर्क के लिए कंजाइनी कंजाइनी क्या करता है, कमीशन लेता है। ठीक है, अब कंजाइनी एजेंट है तो कंजाइनी कमीशन लेगा, जितना भी उसने सेल किया है, जितना भी उसने ग्रॉस सेल किया है वो उसका कमीशन चार्ज करेगा कंजाइनर से। ऑर्डिनरी कमीशन के लिए कंजाइनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है अगर कोई बैड डेट्स होता है तो। ठीक है, ऑर्डिनरी कमीशन के केस में कंजाइनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इफ द एजेंट इज टू बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड डेट्स ही इज टू बी पेड अ कमीशन कॉल्ड डेल क्रेडिटर कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन में कंजाइनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, कंजाइनी किस में रिस्पॉन्सिबल है, डेल क्रेडिटर कमीशन के केस में। कंजाइनी डेल क्रेडिटर कमीशन के केस में रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है डेल क्रेडिटर कमीशन के बारे में। ये किस पे कैलकुलेट होता है, टोटल सेल्स पे। ठीक है, सिर्फ क्रेडिट सेल्स पे नहीं, टोटल
सेल्स पे। अब पीरियोडिकली द कंसाइनीज एंड्स टू द कंसाइनर स्टेटमेंट कॉल्ड अकाउंट सेल्स, ठीक है। हर एक पीरियड के एंड में कंसाइनी कंसाइनर को क्या देता है, अकाउंट सेल्स की स्टेटमेंट देता है। उसमें क्या लिखा रहता है, कंसाइनी ने कितना सेल किया अब तक के, कंसाइनर के बिहाफ पे कितने एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं, और कितना कमीशन अर्न किया है कंसाइनी ने, और बाकी कितना बैलेंस है जो कंसाइनर को पे करना है कंसाइनी को, ठीक है। फर्म्स यूजुअली लाइक टू ascertain द प्रॉफिट और लॉस ऑन ईच कंसाइनमेंट और कंसाइनमेंट्स टू ईच कंसाइनी। को फर्म्स बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहता है ये पता करने के लिए कि हर एक कंसाइनमेंट पे उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। Consignment account relates to the accounts dealing with such business where one person send goods to other person, ठीक है, on the basis that such goods will be sold on behalf of at the risk of the former. फॉर्मर मतलब कंसाइनर, ठीक है। कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड करेगा। फॉर्मर का मतलब क्या होता है, पहले। तो पहला कौन है, कंसाइनर। कंसाइनर की ही सब रिस्क रहेंगी इसमें, और ओनरशिप भी कंसाइनर की रहेंगी अंटिल द गुड्स आर सोल्ड। अब क्या डिस्टिंक्शन है कंसाइनमेंट और सेल में, ये आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है। कंसाइनमेंट में क्या होता है, ओनरशिप कंसाइनर के पास होती है जब तक कि कंसाइनी गुड्स को सेल नहीं कर देता। और सेल में क्या होता है, ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो जाती है, सेलर से बायर को ट्रांसफर हो जाती है ओनरशिप। कंसाइनमेंट में कंसाइनी रिटर्न कर सकता है अनसोल्ड गुड्स कंसाइनर को, ठीक है। और सेल में गुड्स सोल्ड आर द प्रॉपर्टी ऑफ द बायर एंड कैन बी रिटर्न ओनली इफ द सेलर एग्रीज। अगर हमने गुड्स सेल कर दिए तो वो बायर की अब प्रॉपर्टी हो गई है, और अगर सेलर मानता है तो ही बायर वो गुड्स को रिटर्न कर सकता है। कंसाइनमेंट में कंसाइनर बियर करता है पूरा लॉस, क्यों, क्योंकि ओनरशिप कंसाइनर के पास है। भले ही पोजीशन कंसाइनी के पास है बट ओनरशिप, व्हाट द मैटर मोस्ट इज ओनरशिप। ओनरशिप किसके पास है, कंसाइनर के पास है, तो कंसाइनर सारे लॉस बियर करेगा गुड्स के रिगार्डिंग। और सेल के केस में बायर बियर करेगा, ठीक है। अगर बायर के पास ओनरशिप एंड पोजीशन आ जाता है तो बायर बियर करेगा उस गुड्स के लॉस को। कंसाइनमेंट के केस में रिलेशनशिप क्या होता है, कंसाइनर कंसाइनी का प्रिंसिपल एंड एजेंट, मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया। और कंसाइन और सेल के केस में क्या होता है, सेलर एंड बायर का रिलेशन इज दैट ऑफ क्रेडिटर एंड डेटर। एक्सपेंसेस डन बाय कंसाइनी टू रिसीव द गुड्स एंड टू कीप इट सेफली आर बोर्न बाय कंसाइनर, ठीक है। हमने अभी देखा था एक्सपेंसेस कौन बियर करता है, कंसाइनर। और यहाँ पे अगर कोई भी बायर ने एक्सपेंस इनकर किए हैं वो खुद बायर ही बियर करेगा आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ गुड्स, गुड्स के ट्रांसफर के बाद। अब कमीशन एंड डिस्काउंट में क्या डिफरेंस है, कमीशन में भी डिफाइंड एज रेम्यूनरेशन ऑफ एन एम्प्लॉय और एजेंट, ठीक है। एजेंट का या एम्प्लॉय का रेम्यूनरेशन किसके रिगार्डिंग, उसने कुछ सर्विस किया है, सेल्स से कनेक्टेड उसने कुछ सर्विस किया है, या परचेज या कलेक्शन और एनी अदर टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, और वो किस में इन्वॉल्व है, और वो किस पे बेस्ड होता है, जो कमीशन देते हैं एजेंट को वो परसेंटेज पे बेस होता है, ठीक है। जितना उसने सेल किया है उस पर कुछ परसेंट पे वो कमीशन उसे मिलता है। Commission earned is accounted for as income in the books of accounts and commission allowed or paid is accounted for as expense in the books, ठीक है। एजेंट की बुक्स में कमीशन को इनकम ट्रीट करेंगे, और कमीशन अलाउ किया है एजेंट ने तो वो एक्सपेंस ट्रीट करेंगे उसे। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट रेफर्स टू एनी रिडक्शन और रीबेट अलाउड। सेल के अगेंस्ट कोई रिडक्शन या रीबेट मिलता है तो उसे कहते हैं डिस्काउंट। एंड अलाउंस गिवन फॉर द सेटलमेंट ऑफ डेट बिफोर इट इज ड्यू, जैसे कि कैश डिस्काउंट हो गया, ट्रेड डिस्काउंट हो गया, रीबेट हो गया, उसे कहते हैं डिस्काउंट। एंड अलाउंस गिवन टू द होलसेलर्स और बल्क बायर्स ऑन द लिस्ट प्राइस और रिटेल प्राइस नोन एज ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में सेपरेटली शो नहीं कर सकते हैं, ये आपके एमसीक्यूज में पूछ सकता है। इसको बस कैसे डिडक्शन के हिसाब से शो करते हैं, डिडक्शन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ परचेस। अब इसकी अकाउंटिंग क्या है, कंसाइनर के बुक्स में क्या है और कंसाइनी के बुक्स में क्या अकाउंटिंग है। For ascertaining profit or loss on any transaction, there is a one golden rule: open an account for the transaction, ठीक है। अगर हमें कोई भी ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट और लॉस पता करना है तो सबसे पहले हम अकाउंट बनाओ, ठीक है। हर एक पर्टिकुलर्स उस अकाउंट में फिल करो, डेबिट साइड की, क्रेडिट साइड की, और जो भी डिफरेंस रहेगा वो प्रॉफिट और लॉस रहेगा। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है मतलब इनकम साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट आएगा, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है मतलब एक्सपेंस का साइड ज़्यादा है तो आएगा लॉस। तो कंसाइनर क्या करता है,
गुड्स डिस्पैच कर देता है बहुत सारे कंसाइनीज को, और वो किस में इंटरेस्ट रहता है, प्रॉफिट और लॉस में बस, ठीक है। हर एक कंसाइनमेंट पे उसको कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, तो इसके लिए कंसाइनर क्या करता है, एक सेपरेट कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करता है हर एक कंसाइनमेंट के लिए, ठीक है। हर एक कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल कम पर्सनल अकाउंट, या आपके एमसीक्यूज में आ सकता है नॉमिनल कम पर्सनल अकाउंट, और उसमें क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस लिखा रहता है, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ही होता है वो एक टाइप का हर एक ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड। द कंसाइनर रिकॉर्ड्स द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जब भी गुड्स वो कंसाइन करता है या डिस्पैच करता है, ठीक है, तो वो अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस में कंसाइनर अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। पहला देखते हैं हम, when goods are consigned or dispatched it is to be reiterated that when goods are sent to consignee, अगर सबसे पहले क्या करता है कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड करेगा, तो उसके लिए वो क्या एंट्री पास करेगा, इसमें कोई सेल तो हुआ नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ अभी गुड्स डिस्पैच हुए हैं, सिर्फ पोजेशन चेंज हुआ है, गुड्स का ओनरशिप तो अभी भी कंसाइनर के पास ही है, ठीक है, सिर्फ गुड्स का पोजेशन कंसाइनी के पास आ गया है। तो इसमें जो कंसाइनी का पर्सनल अकाउंट है उसे डेबिट नहीं किया जाएगा, और सेल्स अकाउंट को भी क्रेडिट नहीं किया जाएगा, ठीक ठीक है, क्योंकि ये कोई सेल का ट्रांजैक्शन नहीं है। तो इसके लिए कंसाइनर क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, फर्स्ट एंट्री ये होगी, ठीक है। कंसाइनमेंट, अब सपोज वो स्टार ट्रेडिंग को कंसाइन कर रहा है गुड्स, मतलब स्टार ट्रेडिंग है कंसाइनी, तो वो एंट्री क्या पास करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये एंट्रीज मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूंगी, फिर आप क्वेश्चंस, वैसे आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे तो मैं आपको इतने बड़े इलस्ट्रेशन सॉल्व नहीं करवाऊंगी, इतने, ये सिर्फ एंट्रीज आप ध्यान रखिएगा, दैट इज इनफ। अब कंसाइनर ने कोई भी खर्चा इनकर किया है, ठीक है, कंसाइनमेंट से रिलेटेड, तो वो क्या एंट्री पास करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट। Unlike normal practice to debiting expense account first and then transferring the profit and loss account, expenses are directly debited to consignment account. अब normal practice में क्या होता है, हम expense account को debit करते हैं और बाद में उसको P&L में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, P&L account debit to expense। लेकिन इसमें क्या होगा, expenses किस में डेबिट होंगे, डायरेक्टली कंसाइनमेंट अकाउंट में ही डेबिट होंगे। अब जब एडवांस मिलता है उसको कंसाइनी से, ठीक है, तो वो एंट्री क्या पास करेगा, बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट द गिवर, और बैंक और कैश में पैसा आया मतलब हम बैंक और कैश को डेबिट करेंगे। अब कंसाइनी अकाउंट सेल्स देता है कंसाइनर को, ठीक है, तो अकाउंट सेल्स में क्या होती है, डिटेल्स रहती है कि कंसाइनी ने कौन से सेल्स किए हैं और कितना खर्चा किया है कंसाइनी ने, तो उसके लिए क्या रिकॉर्ड करेगा एंट्री, सेल प्रोसीड्स के लिए कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और एक्सपेंसेस जो भी कंसाइनी ने इनकर किया है उसके लिए एंट्री क्या पास होंगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट, इसकी अपोजिट एंट्री याद रखना, सेल्स प्रोसीड में कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेंगे, और कंसाइनी ने कोई भी एक्सपेंस इनकर किया है, याद रखना कंसाइनी, ठीक है, यहाँ पे कंसाइनी ने एक्सपेंस इनकर किया है तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करना है और कंसाइनी का अकाउंट खड़ा करना है बुक्स में। कैश और चेक और बैंक ड्राफ्ट और बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी, ये सब रिसीव हो रहे हैं कंसाइनी से, तो क्या एंट्री होंगी, कैश और बैंक और बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी पर्सनल अकाउंट, ठीक है। फॉर बैड डेट्स, अब बैड डेट्स की एंट्री क्या होंगी, अब अकाउंटिंग जो भी बैड डेट्स की अकाउंटिंग रहेंगी वो किस पर डिपेंड करेंगी कि डेल क्रेडर कमीशन कंसाइनी को दिया गया है कि नहीं, तो जब डेल क्रेडर कमीशन पे किया गया है कंसाइनी को तो उसकी एंट्री बुक्स में कोई नहीं होगी, ठीक है, और अगर डेल क्रेडर कमीशन कंसाइन को पे नहीं किया गया है तो एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट, हम कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। व्हेन डेल क्रेडर कमीशन इज नॉट पेड टू कंसाइनी तो एंट्री होंगी, और अगर डेल क्रेडर कमीशन पे किया है तो नो एंट्री इज रिकॉर्डेड एज बैड डेट्स टू बी बॉर्न बाय कंसाइनी। क्यों एंट्री कंसाइनर की बुक्स में नहीं होंगी, क्योंकि जो भी बैड डेट्स है वो कंसाइनी ही इनकर करेगा। ये आपका एमसीक्यूज में आ सकता है, अगर डेल क्रेडर कमीशन कंसाइनी को पे किया गया है तो कोई एंट्री नहीं होगी बुक्स में, क्यों, क्योंकि बैड डेट्स इज टू बी बॉर्न बाय कंसाइनी फॉर द गुड्स टेकन ओवर बाय कंसाइनी, कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये आप एंट्रीज ध्यान में रखना, अगर कंसाइनी ने गुड्स ले लिया है तो कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दो, और डेबिट द रिसीवर, किसने लिया है कंसाइनी ने, तो कंसाइनी को डेबिट कर दो।
अब अनसोल्ड, अगर इन्वेंट्री रखी है तो कुछ क्या होता है, कई कभी कभी कुछ इन्वेंट्रीज अनसोल्ड रहती है। जब फाइनेंशियल अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो कुछ इन्वेंट्री अनसोल्ड रहती है, तो उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे हम बुक्स में, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। जो सपोज जैसे कि हम नॉर्मल प्रैक्टिस में ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करते हैं एंड क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करते हैं, तो सेम इसमें ही कंसाइनमेंट स्टॉक को डेबिट करेंगे और यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कंजाइनी को कमीशन पेएबल है, ठीक है, कंजाइनी को हमें कमीशन देना है, तो कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंजाइनीज पर्सनल अकाउंट। अब यहाँ पे इलिस्ट्रेशंस है, काफी बड़े इलिस्ट्रेशंस दिए गए हैं, ये आपके एमसीक्यूज में नहीं आएंगे, तो हम फालतू इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। मैं सिर्फ आपको इसमें थ्योरेटिकल बताते चलूंगी क्योंकि आपके एमसीक्यूज में कंसाइनमेंट से रिलेटेड सिर्फ थ्योरी ही पूछेगा। अब प्रिंसिपल क्या दिया है इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के लिए, AS2 के हिसाब से कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। सेम प्रैक्टिस इसमें भी फॉलो होंगी। कंसाइनमेंट के केस में कॉस्ट मतलब क्या, नॉट ओनली द कॉस्ट ऑफ गुड्स एज सच टू द कंसाइनी बट ऑल्सो ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल द गुड्स रिच द प्रीमाइसेस ऑफ कंसाइनी। कॉस्ट में क्या इनकर रहेगा, एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स आ गया, ठीक है, कंसाइनर के हिसाब से क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स है, और कंजाइनी के प्रीमाइसेस तक पहुंचने के पहले, ठीक है, कंजाइनी के प्रीमाइसेस तक पहुंचने के पहले जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो भी कॉस्ट में इंक्लूड होगा। एक्सपेंसेस मतलब क्या, पैकेजिंग हो गया, फ्रेट, कार्टेज, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ऑक्ट्राई, इंपोर्ट ड्यूटी एटसेट्रा। लेकिन कोई भी एक्सपेंसेस गुड्स प्रीमाइसेस के पहुंचने के बाद हो रहे हैं, जैसे कि गोडाउन रेंट हो गया, इंश्योरेंस ऑफ गोडाउन, ठीक है, गोडाउन से रिलेटेड एक्सपेंसेस, तो वो कॉस्ट ऑफ परचेज के कैलकुलेशन में नहीं इंक्लूड होगा। दैट इज वाई इन द केस गिवन अबाउ इन्वेंट्री हैज टू बी वैल्यूड इग्नोरिंग गोडाउन रेंट एंड इंश्योरेंस। नोट देख लेते हैं। Sometimes an examination problem states only that consignor's expenses amounted to such amount and that consignee spent so much. If details are not available, then for valuing inventories, the expenses incurred by consignor should be treated as part of cost, while those incurred by consignee should be ignored. अगर आपके एग्जाम में प्रॉपर दिया नहीं है, स्पेसिफाई किया नहीं है, तो जो भी कंजाइनर ने एक्सपेंसेस इनकर किया है वो कॉस्ट का पार्ट ट्रीट करेंगे, और जो कंजाइनी ने किया है उसे इग्नोर कर देंगे, उसे हम कॉस्ट के कैलकुलेशन में ऐड नहीं करेंगे। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट से कम है, ठीक है, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस कॉस्ट से कम है, तो इन्वेंट्रीज किस पे रिकॉर्ड होगी, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस लेस डिलीवरी एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। अब हम ट्रीटमेंट देखेंगे नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस का। अब कुछ लॉसेस अनअवॉइडेबल रहते हैं, ठीक है, इफ सम लॉसेस इज अनअवॉइडेबल इट वुड बी स्प्रेड ओवर द एंटायर कंसाइनमेंट व्हाइल वैल्यूइंग इन्वेंटरीज। द टोटल कॉस्ट प्लस एक्सपेंस इनकर्ड, उसको किससे डिवाइड करेंगे, क्वांटिटी अवेलेबल आफ्टर द नॉर्मल लॉस, ठीक है, नॉर्मल लॉस होने के बाद कितनी क्वांटिटी है, मतलब क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस ऑफ क्वांटिटीज टू असरटेन द कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल कॉस्ट है प्लस एक्सपेंसेस इनकर्ड, उसको किससे डिवाइड करना है, क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी, तो आ जाएगा हमारा कॉस्ट पर यूनिट। फॉर एग्जांपल दिया है इसमें 10,000 kgs of apple are consigned to the wholesaler, the cost being 30 rupees per kg plus 40,000 of freight, मतलब 10,000 इंटू 30 प्लस 40,000 हो गया, ठीक है, तो आ गया 3,40,000 का टोटल कॉस्ट। अब ऐसा माना गया है कि लॉस कितना हो रहा है, 15% का अनअवॉइडेबल, मतलब ये क्या हो गया, नॉर्मल लॉस। तो कॉस्ट पर केजी कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10,000 माइनस 15%, तो आता है 8500 यूनिट्स, तो 3,40,000 डिवाइड बाई 8500, तो ये हो गया 40 पर यूनिट। इफ द अनसोल्ड इन्वेंट्री इज 1000 kg, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1000 kg, इट्स वैल्यू वुड बी 40,000, ठीक है, तो ये कॉस्ट पर यूनिट से हम क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी। और नॉर्मल लॉस के लिए हम कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे और उसे क्या ट्रीट करेंगे, हम एक्सपेंस, ठीक है, जिसे हम किसके लिए कंसिडर करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए। ये आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है। नाउ एबनॉर्मल लॉस।
इफ एनी एक्सीडेंटल और अननेसेसरी लॉस ऑकर, कोई एक्सीडेंटल लॉस हो गया, सपोज फायर लग गई या नेचुरल कैलामिटी आ गई, ठीक है, जो एक्सीडेंटल लॉस है, जो एबनॉर्मल लॉस है, द प्रॉपर थिंग टू डू इज टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स दस लॉस, ठीक है। सबसे पहले तो जितनी गुड्स लॉस्ट हुई है उसकी कॉस्ट निकालना है और उसको कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करना और प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करना है। एबनॉर्मल लॉस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दिस विल enable the consigner to know what profit would have been earned had the loss not taken place। इससे क्या पता चलता है अगर वो लॉस नहीं होता तो कंसाइनर को कितना प्रॉफिट होता। सपोज 1000 स्विंग मशीन्स है, उसकी कॉस्ट है 2500 ईच, वो कंसाइनमेंट पे सेंड की गई है और 10,000 फ्रेट पे स्पेंड किए गए। 20 मशीन्स डैमेज हो गई जिसकी अब रिपेयरिंग भी नहीं हो सकती है, तो लॉस कितना हो गया। कॉस्ट है 20 मशीन्स इंटू 2500 का लॉस, एक तो 50,000 का हो गया। एक्सपेंसेस 20, ठीक है, 20 मशीन्स इंटू 10,000 डिवाइड बाय, क्योंकि अब 10,000 से डिवाइड क्यों करेंगे हम, क्योंकि 10,000 होल कॉस्ट है, डिवाइड बाय 1000 तो 200, तो 50,200 का एबनॉर्मल लॉस हो गया। इसको हम किसको क्रेडिट करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को। इफ एनी अमाउंट से 40,000 इज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, सपोज इंश्योरेंस कंपनी से 40,000 मिल जाता है, जितना भी लॉस हुआ लेकिन उसमें से 40,000 मिल जाता है, तो पी एंड एल में कितना डेबिट होगा, 50,200 माइनस 40,000, क्योंकि 40,000 हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया है, तो बैलेंस लॉस कितना हो रहा है हमारा, डिफरेंस। बट द क्रेडिट टू द कंसाइनमेंट अकाउंट विल बी स्टिल 50,200, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट को तो हम 50,200 पे ही क्रेडिट करेंगे, लेकिन 40,000 किस में डेबिट करेंगे हम, बैंक में, ठीक है। मतलब इसकी एंट्री क्या होंगी, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000, पी एंड एल अकाउंट डेबिट 10,200 टू कंसाइनमेंट अकाउंट 50,200। और एबनॉर्मल लॉस को कैसे वैल्यू करेंगे, जैसे हमने इन्वेंट्रीज इन हैंड को वैल्यू किया, जो जैसे हमने क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू किया वैसे ही। Further, for the purpose of valuation of inventory in hand, it should be noted that while normal loss is considered as part of cost of remaining goods, normal loss को हम कैसे consider करेंगे, कॉस्ट, जितने भी गुड्स का कॉस्ट है हम उसका पार्ट मानेंगे, जबकि जो एबनॉर्मल लॉस है हम उसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। अब जो हमने ऊपर एग्जाम्पल देखे थे उसी में एड ऑन किया गया है। इन द एग्जाम्पल गिवन अबाउ अज्यूम दैट 10,000 kgs एप्पल वेर सेंट इन 10 different trucks and out of which one truck met an accident and 500 kg एप्पल्स वर डिस्ट्रॉय, ठीक है। एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, 500 kg डिस्ट्रॉय हो गए 10,000 में से। तो उस केस में जो रिमेनिंग एप्पल की कॉस्ट है उसे हम कैसे कंप्यूट करेंगे, टोटल कितने एप्पल शिप हुए 10,000, 500 एप्पल्स डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट, तो रिमेनिंग एप्पल्स है 9,500। अब नॉर्मल लॉस कितना हो रहा है, 9,500 में से 15% लेंगे, तो रिमेनिंग सेलेबल एप्पल्स हो गया 8,075। अब इसका डिस्टिंक्शन दिया है नॉर्मल एंड एब्नॉर्मल लॉस का, ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। नॉर्मल लॉस कब होता है, जब भी नेचर का ही पार्ट हो, ठीक है, जैसे कि लीकेज हो गया, इवोपरेशन हो गया, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो अगर शिप किए गए गुड्स को तो वो इवोपरेट भी हो जाते हैं, तो इट इज नॉर्मल। या फिर लॉस ऑफ पेरिशेबल गुड्स हो गया, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस मतलब क्या, कोई अनफोर्सिन इवेंट्स हो गए, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, नेचुरल कैलामिटी हो गई, दैट इज एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस को हम इमीडिएटली अकाउंट नहीं करते हैं और उसे रिमेनिंग गुड्स में ही इंक्लूड करते हैं। इट गेट्स अकाउंटेड फॉर एज कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग गुड्स एज एंड व्हेन दे आर सोल्ड, जब वो सेल होते हैं तो उसे हम एज अ कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग गुड्स के हिसाब से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। एबनॉर्मल लॉस को क्या होता है, हम इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। एज नॉर्मल लॉस इज एडेड टू कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग गुड्स इट इम्पैक्ट्स ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, इससे ग्रॉस प्रॉफिट का पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। और एबनॉर्मल लॉस का ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट पे तो कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। इंश्योरेंस कंपनी जनरली डू नॉट कवर नॉर्मल लॉस, इंश्योरेंस कंपनी इसका इंश्योरेंस नहीं देती है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है कि इतना तो लॉस होना ही है अगर गुड्स कंसाइन हो रहे हैं या फिर गुड्स का कहीं स्टोरेज हो रहा है तो। और एबनॉर्मल लॉस का इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर करती है, इस लॉस को कवर करती है।
नॉर्मल लॉस इज ऑलमोस्ट सर्टेन, हाउएवर इट मे वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम, इट इज अ सर्टेन, ठीक है, इतना तो होना ही है नॉर्मल लॉस. एबनॉर्मल लॉस इज बिकॉज ऑफ अनफोर्सिन इवेंट्स एंड इट इज नॉट सर्टेन. एबनॉर्मल लॉस जरूरी नहीं है एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई कैलामिटी आ गई, ये अनफोर्सिन इवेंट्स की वजह से ही सिर्फ एबनॉर्मल लॉस हो सकते हैं. अब इसकी एंट्रीज क्या होंगी? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है. अगर एबनॉर्मल लॉस रिकवरेबल है इंश्योरेंस कंपनी से तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस, और अगर कंसाइनी से रिकवरेबल है तो कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस, ठीक है. पहले अगर इंश्योरेंस कंपनी से रिकवरेबल है तो हमने इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दिया, और कंसाइनी से रिकवरेबल है तो कंसाइनी के अकाउंट को डेबिट कर दिया, और अगर रिकवरेबल नहीं है तो उसे हम सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ कर देंगे. अब कमीशन देखते हैं. कमीशन क्या है, मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी. कमीशन रेम्यूनरेशन पे होता है. कंसाइनर कंसाइनी को कुछ रेम्यूनरेशन पे करता है, कुछ सर्विसेज रेंडर किया है जो कंसाइनी ने, ठीक है. 3 टाइप्स ऑफ कमीशन होते हैं जो कंसाइनर कंसाइनी को देता है एग्रीमेंट के हिसाब से. वो होता है ऑर्डिनरी कमीशन है, डेल क्रेडर कमीशन है, और ओवरराइडिंग कमीशन है. ये आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है इसका कंसेप्ट. ऑर्डिनरी कमीशन क्या हो गया? द टर्म कमीशन सिंपली डिनोट्स ऑर्डिनरी कमीशन. ऑर्डिनरी कमीशन एक फिक्स्ड परसेंटेज पे डिसाइड होता है, ठीक है, ग्रॉस सेल प्रोसीड्स के फिक्स्ड परसेंटेज पे डिसाइड होता है. ये कौन देता है? कंसाइनर देता है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर द कंसाइनी इज मेकिंग क्रेडिट सेल्स और नॉट. कंसाइनी सेल कर रहा है या नहीं कर रहा है, इतना तो उसे ऑर्डिनरी कमीशन मिलता ही है कंसाइनी को. ये जो कमीशन है इसमें कंसाइनर को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है बैड डेट से, ठीक है, और ये टोटल सेल्स पे मिलता है ये कमीशन. डेल क्रेडर कमीशन क्या होता है? सेल को इंक्रीज करने के लिए और कंसाइनी को बूस्ट अप करने के लिए कि कंसाइनी को और क्रेडिट सेल्स करना चाहिए तो कंसाइनर एक एडिशनल कमीशन प्रोवाइड करता है जिसे हम कहते हैं डेल क्रेडर कमीशन. कंसाइनी को प्रोवाइड करता है. दिस एडिशनल कमीशन व्हेन प्रोवाइडेड टू द कंसाइनी गिव्स अ प्रोटेक्शन टू द कंसाइनर. इससे कंसाइनर को बैड डेट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिल जाता है. इसका मतलब क्या है? डेल क्रेडर कमीशन देने के बाद अब अगर कोई भी बैड डेट्स होते हैं तो वो कंसाइनर बियर नहीं करेगा उसे, ठीक है, और वो कंसाइनी बियर करेगा. इट इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल्स अनलेस देयर इज एनी एग्रीमेंट बिटवीन द कंसाइनर एंड कंसाइनी. ये टोटल सेल्स पे कैलकुलेट होता है अनलेस एंड अनटिल अगर कोई एग्रीमेंट हो कि हम इसे सिर्फ क्रेडिट सेल्स पे ही प्रोवाइड करें. अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है तो ये टोटल सेल्स पे ही कैलकुलेट होगा. नेक्स्ट इज ओवरराइडिंग कमीशन. ये एक एक्स्ट्रा कमीशन है. कंसाइनर अलाउ करता है कंसाइनी को, ठीक है, टू प्रमोट सेल्स एट हायर प्राइस, सेल्स को हायर प्राइस पे प्रमोट करने के लिए. देन स्पेसिफाइड और टू एनकरेज द कंसाइनी टू पुट हार्ड वर्क इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, ठीक है. कंसाइनी का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए कंसाइनर कंसाइनी को ओवरराइडिंग कमीशन अलाउ करता है. डिपेंडिंग ऑन द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट पे डिपेंड होता है ये किस पे कैलकुलेट किया जाता है, टोटल सेल्स पे या फिर डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड सेल्स एट इनवॉइस प्राइस, या फिर डिफरेंस पे भी है दिया जाता है कमीशन. In order to encourage the consignee to earn higher margin, it can also be in the form of share of additional profits. ये additional profits भी उसका भी शेयर होता है जो कंसाइनी करता है प्रॉफिट अगर वो गुड्स को सेल करता है ज्यादा मार्जिन पे, ठीक है, अगर वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करके देता है कंसाइनर को तो कंसाइनी को ओवरराइडिंग कमीशन अलाउ होगा. रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम दी कंसाइनी. अब कंसाइन गुड्स कंसाइनी कभी कभी रिटर्न भी कर सकता है कंसाइनर को. बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं जैसे कि पुअर क्वालिटी है, या फिर कस्टमर के हिसाब से वो स्पेसिफिकेशंस नहीं है गुड्स का, या फिर गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए ट्रांजिट में. इस सिचुएशन में क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि इसका हम वैल्यूएशन क्या करें, ठीक है. तो कंसाइन गुड्स जो भी कंसाइनी रिटर्न करता है कंसाइनर को वो किस पे वैल्यू होंगे? एट अ प्राइस एट विच इट वॉज कंसाइन टू कंसाइनी. जिस प्राइस पे कंसाइनर ने कंसाइनी को बेचा मतलब सेंड किया था उसी प्राइस पे वो गुड्स का वैल्यूएशन होगा. और अगर कंसाइनी कोई भी एक्सपेंस इनकर करता है वो गुड्स को वापस से कंसाइनर को बेचने वापस से कंसाइनर को सेंड करने में तो वो कंसिडरेशन में नहीं लिया जाएगा जब भी उस गुड्स का वैल्यूएशन होगा. क्यों? बिकॉज द गुड्स वेर ऑलरेडी इन सेलेबल कंडीशंस, ठीक है, वो ऑलरेडी सेलेबल कंडीशंस में होते हैं. एंड लोकेशन एंड चेंजिंग द लोकेशन बैक फ्रॉम कंसाइनी टू कंसाइनर इज नॉट अ कॉस्ट, ठीक है. और अगर
अब पहले लोकेशन थी कंसाइनी के पास और उसके बाद अगर वापस वो कंसाइनर के पास जा रहे हैं तो वो कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा, उसका कॉस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स में इंक्लूड नहीं होगा। दिस इज जनरली कॉल्ड सेकेंड फ्रेट इन अकाउंटिंग टर्म्स। ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी फ्रेट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी फ्रेट। अब अकाउंट सेल्स क्या होता है? अकाउंट सेल्स एक पीरियोडिकल समरी स्टेटमेंट है, कंसाइनी कंसाइनी को देता है। उसमें क्या लिखा रहता है, सेल्स कितना किया, एक्सपेंसेस कितना इनकर हुआ है कंसाइनर के बिहाफ पे, कमीशन कितना अर्न किया, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है कंसाइनी के पास, एडवांस पेमेंट या सिक्योरिटी डिपॉजिट है क्या कंसाइनर के पास, ठीक है, और कितना एडजस्टमेंट हुआ है, बैलेंस पेमेंट ड्यू और रिमिटेड। अब बैलेंस कितना ड्यू है कंसाइनी को। ये सेल्स अकाउंट से काफी डिफरेंट है। सेल्स अकाउंट अकाउंट सेल से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अकाउंट सेल्स इज डिफरेंट देन सेल्स अकाउंट। ये एक समरी स्टेटमेंट है। अब कंजाइनी के बुक्स में क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी? कंजाइनी को किससे मतलब नहीं है जब गुड्स उसे कंजाइन हो गए हैं या फिर कंजाइनर ने एक्सपेंसेस इनकर कर लिया है। कंजाइनी को किससे मतलब है जब वो एडवांस दे रहा है कंजाइनर को, जब वो गुड्स को सेल कर रहा है, जब वो खर्चा कर रहा है कंजाइनर के बिहाफ पे, या फिर वो कमीशन अर्न कर रहा है, तो वो कंजाइनर को डेबिट करेगा या क्रेडिट करेगा हर एक पर्टिकुलर सिचुएशंस में। अब अगर वो सेल कर रहा है तो उसकी एंट्री क्या होंगी कंजाइनी के बुक्स में? कैश या बैंक अकाउंट या डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंजाइनर्स पर्सनल अकाउंट। ठीक है, कंजाइनर के पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट करेगा। एक्सपेंस इनकर्ड एंड हिज कमीशन, तो कंजाइनर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्योंकि उसके अकाउंट से पैसा जाएगा। एडवांस अगर वो कंजाइनर को पे कर रहा है तो कंजाइनर को डेबिट करेगा और बैंक को क्रेडिट करेगा। बैड डेट्स की रिकॉर्डिंग कर रहा है तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट, सेम बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। बैड डेट्स को राइट ऑफ कर रहा है। अब अगर डेल क्रेडिट कमीशन कंजाइनी को अलाउ नहीं किया गया है तो कंजाइनर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट, और अगर डेल क्रेडिट कमीशन अलाउ कर दिया गया है तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। ये इलस्ट्रेशन इतने बड़े आएंगे नहीं आपके एमसीक्यूज में, तो ये अभी देख के कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ एंट्रीज पूछी जाएंगी। एडवांस बाय द कंसाइनी वर्सेस सिक्योरिटी अगेंस्ट द कंसाइनमेंट। अब जनरली द कंसाइनर इंसिस्ट द कंसाइनी फॉर सम एडवांस पेमेंट फॉर द गुड्स कंसाइंड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। इस एडवांस पेमेंट, कभी कभी क्या होता है, कंसाइनर इंसिस्ट करता है कंसाइनी को कि आप अभी से मुझे एडवांस पेमेंट कर दो। ठीक है, ये एडवांस पेमेंट कब एडजस्ट किया जाता है पूरा फुल में? जब वो कंसाइनी एक्चुअल में गुड्स सेल करता है। लेकिन अगर एडवांस मनी डिपॉजिट किया गया वो सिक्योरिटी के फॉर्म में, ठीक है, अगेंस्ट द गुड्स कंसाइन, देन द फुल अमाउंट इज नॉट एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू बाय द कंसाइनी टू द कंसाइनर। पूरा अमाउंट एडजस्ट नहीं होता है ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड। इफ देर इज एनी अनसोल्ड इन्वेंट्री लेफ्ट, अगर कंसाइनी के पास कोई क्लोजिंग स्टॉक लेफ्ट है तो पूरा अमाउंट हम एडजस्ट नहीं करेंगे। उस केस में क्या होता है, प्रोपोर्शनेट सिक्योरिटी अमाउंट ही एडजस्ट करेंगे। ठीक है, प्रोपोर्शनेट सिक्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स इज कैरी फॉरवर्ड। अनसोल्ड गुड्स के रिस्पेक्ट में जो भी सिक्योरिटी अमाउंट है उसे हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे टिल द टाइम द रिस्पेक्टिव गुड्स हेल्ड विद द कंसाइनी आर सोल्ड। जब तक कि वो गुड्स सेल नहीं होते तब तक वो प्रोपोर्शनेट सिक्योरिटी अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो अब हम एमसीक्यूज देखेंगे। फर्स्ट है, पी ऑफ दिल्ली सेंड्स आउट 1000 boxes of toothpaste costing 200 each. Each box consists of 12 पैकेट्स। ठीक है, हर एक बॉक्स में 12 पैकेट्स है। 600 boxes were sold by कंजाइनी। कंजाइनी ने कितना सेल किया है, 600 बॉक्स एट ₹20 पर पैकेट। तो अमाउंट ऑफ सेल कितना है? ठीक है, अब एक बॉक्स में 12 पैकेट्स है और 600 बॉक्स उसने सोल्ड किया है, तो 12 इंटू 600, और एक पैकेट क्या रेट पे सेल किया है, ₹20। तो 12 इंटू 600 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 1,44,000। तो इसका आंसर है ए। सेकेंड, एक्स ऑफ कोलकाता सेंड्स आउट 2000 boxes to Y of Delhi costing ₹100 each. Consigners expense 5000. 1/10 of box were lost in, ये मैंने आपको सेम अभी ऊपर बताया था, 1/10 of boxes were lost in consignees go down and treated as normal loss. नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। 1200 boxes were sold by consignee. The value of consignment inventories will be, इसका ट्रीटमेंट मैंने आपको ऊपर बताया। इसका आंसर है 68,333। आप सेम ऊपर से आप देख लीजिएगा।
Which of the following statement is not true? If Dell creditor commission is allowed, bad debts will not be recorded in the books of consignor. If Dell creditor commission is allowed, bad debts will be debited in consignment account. Dell creditor commission is provided by consignor to consignee. अब कौन सा करेक्ट नहीं है? अगर डेल क्रेडिटर कमीशन अलाउ करते हैं तो कंसाइनर की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बैड डेट्स की किसकी हो जाती है? कंसाइनी के पास. अगर डेल क्रेडिटर कमीशन अलाउ करते हैं तो बैड डेट्स कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट नहीं करते हैं, तो इसका आंसर है बी. और डेल क्रेडिटर कमीशन कंसाइनर ही प्रोवाइड करेगा कंसाइनी को. सो दिस इज करेक्ट. ए इज ऑल्सो करेक्ट. रॉन्ग इज आंसर बी. ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. X of Kolkata sent out 2000 boxes costing 100 each, ठीक है, with the instruction that sales are to be made at cost plus 45%. मतलब ये कॉस्ट है 2 लाख, इसकी 45% ऐड करके सेल्स करना है. मतलब 2 lakhs plus 45% is 2,90,000. X draws a bill on Y for an amount equivalent to 60% of sales value. इसका 60% कर दिए तो अमाउंट ऑफ बिल कितना हुआ? 1,74,000. Fifth, which of the following statement is wrong? Consignor is the owner of consignment inventories. Correct. Dell creditor commission is allowed by consignor to protect himself from bad debts. प्रोटेक्ट करने के लिए बैड डेट से कंसाइनर ही अलाउ करता है कमीशन को. करेक्ट. ऑल प्रपोर्शनेट कंसाइनीज एक्सपेंसेस विल बी एडेड अप फॉर वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट इन्वेंट्री. दिस इज इनकरेक्ट. कंसाइनर के एक्सपेंसेस ऐड होते हैं, ना कि कंसाइनी के. Sixth है, out of the following at which point the treatment of sale and consignment is same? Ownership transfer, money receive, inventories outflow. ओनरशिप ट्रांसफर में तो डिफरेंट है, ठीक है. ओनरशिप सेल के केस में बायर के पास जाती है और कंसाइनमेंट के केस में कंसाइनर के पास ही रहती है अंटिल द गुड्स आर सोल्ड. मनी रिसीव के केस में भी डिफरेंट है. यहाँ पे क्रेडिटर को पैसे मिलते हैं सेल्स के केस में और कंसाइनमेंट में कंसाइनी को पैसे मिलते हैं. इन्वेंट्रीज आउटफ्लो, इन्वेंट्रीज का आउटफ्लो तो दोनों ही केस में होता है, तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन. If Dell creditor commission is allowed for bad debt, consignee will debit the bad debts amount to commission earned account, consignor account, trade receivable और कस्टमर अकाउंट. तो हमने देखा था अगर डेल क्रेडिटर कमीशन बैड डेट्स अलाउ किया जाता है बैड डेट्स के लिए तो कंसाइनी क्या डेबिट करेगा? कमीशन अर्नड अकाउंट को डेबिट करेगा. कमीशन अर्नड अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, ऐसी एंट्री पास होंगी बुक्स में कंसाइनी के. हमने ऊपर ही ये अकाउंटिंग एंट्रीज देखी थी. A pro forma invoice is sent by consignee to consignor, no. Consignor to consignee, yes. Consignor consignee को pro forma invoice send करेगा. Customer और debtors to consignee, no. Which of the following statement is correct? Consignee will pass a journal entry in his books at the time of receiving goods from consignor. गुड्स को रिसीव करने के टाइम पे कंसाइनी जर्नल एंट्रीज बुक्स में रिकॉर्ड करता है क्या? नो. जब कंसाइनी जर्नल एंट्रीज कब रिकॉर्ड करेगा? जब वो सेल करेगा गुड्स को या कमीशन मिलेगा. ये कुछ 3-4 पॉइंट्स थे हमने ऊपर देखे थे. कंसाइनी विल नॉट पास एनी जर्नल एंट्री इन हिज बुक्स एट द टाइम ऑफ रिसीविंग गुड्स फ्रॉम कंसाइनर. दिस इज करेक्ट, ठीक है. द ओनरशिप ऑफ गुड्स विल बी ट्रांसफर्ड टू कंसाइनी एट द टाइम ऑफ रिसीविंग ऑफ गुड्स. दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ओनरशिप किसके हाथ में रहेंगी? कंसाइनर के ही पास रहेंगी. Consignment inventories will be recorded in the balance sheet of consignor on asset side at किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं? इनवॉइस वैल्यू. एट इनवॉइस वैल्यू लेस इन्वेंट्रीज रिजर्व एट लोअर देन कॉस्ट प्राइस. हमने देखा था इन्वेंट्रीज रिजर्व को माइनस करके ही इन्वेंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है. तो इसका ऑप्शन है बी. Which of the following expenses of consignee will be considered as non-selling expenses? Non-selling expenses क्या होंगे? एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस ऑन फ्रेट इनवर्ड सेलिंग एक्सपेंसेस. इंश्योरेंस ऑन फ्रेट इनवर्ड्स ये ऐड होता है कॉस्ट के पार्ट में, तो दिस इज अ नॉन सेलिंग एक्सपेंस. द कंसाइनमेंट अकाउंटिंग इज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस: अक्रूवल बेसिस, रियलाइजेशन बेसिस और कैश बेसिस. अक्रूवल बेसिस पे इसकी रिकॉर्डिंग होती है बुक्स पे. Which of the following item is not credited to consignment account? कैश सेल्स मेड बाय कंसाइनी. कंसाइनी ने कैश सेल्स किया है तो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट होगा ही, ठीक है, सेल्स हुआ है तो.
क्रेडिट सेल्स मेड बाय कंसाइनी, टोटल सेल्स कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट होंगे। इन्वेंट्रीज रिजर्व ऑन क्लोजिंग कंसाइनमेंट इन्वेंट्री, ये क्रेडिट नहीं होता है कंसाइनमेंट अकाउंट में। हमने कहीं नहीं देखा कि इन्वेंट्री रिजर्व कहीं क्रेडिट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। तो यहाँ पे आपका एमसीक्यूज ओरिएंटेड पोर्शन कंप्लीट हो गया। जितना आपको कंसाइनमेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज के एग्जाम में आ सकता है, एमसीक्यूज क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो मैंने आपको उतना पोर्शन कवर करवा दी हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर।